बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस उम्मीद के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे। वैसे ही इतना मुबारक महीना है, आसानियां बांटने का महीना है, आसानियां समेटने का महीना है, दूसरों के लिए आसान करने का महीना है। अगर आप ये सब करेंगे तो आपका रोज़ा भी कबूल होगा, आपकी इबादत भी कबूल होगी, आपकी अपनी ज़िंदगी भी बहुत आसान हो जाएगी। प्रोग्राम का आगाज़ खबरों से करेंगे। 11 बजे आपकी बर्थडे वाला सेगमेंट और हमारे मेहमान प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। आज की खबरें क्या हैं हमारे पास? जिला काउंसिल खत्म, जिले अथॉरिटी बनाई जाएगी, बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों का बाज़ाब्ता आगाज। LDA अपना काम भूल गया, गैर कानूनी सोसाइटीज को खुली छूट। तीन साल कैद, बिल मंजूर। खबर की तफसीलात आपको बताएंगे। लें जी, हुकूमत ने भी बिजली बचत का मंसूबा बना लिया है। वो क्या है, प्रोग्राम में शामिल करेंगे। वेलकम बैक। खबरों की तफसीलात के लिए जी आ जाते हैं हमारे सीनियर रिपोर्टर्स। हमारे साथ मौजूद है आमिर रजा खान साहब और हसन अली। अस्सलाम वालेकुम। रोजे सही जा रहे हैं? हाँ, जा ही रहे हैं और सही जाते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मौसम की वजह से भी और कुछ मुझे लगता है अब टाइम बड़ा जल्दी जल्दी गुजरता है। मौसम तल्ख भी हुए ना, हमने तो गर्मियों सर्दियों सारे रोजे देख लिए, तो गर्मियों में भी रोजे ऐसे ही मजे से जाते हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है, क्योंकि हम तो ऐसी कंट्रोल्ड जिसको कहते हैं एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं वैसे भी। लेकिन जिन ज़माने में मैं रिपोर्टिंग भी क्या करता था, उस ज़माने में भी रोज़ा कभी नहीं था किया। ये पता नहीं क्या, मैं तो है PKLI में था, तो मैंने हॉस्पिटल में वो तो आप फारिग थे ना आमिर भाई, इस वजह से। अच्छा, PKLI में आपने क्या करना होता था? जो लोग रोजा नहीं रखते, देखे कैसे बोलते हैं। कौन नहीं रखता? तो जो आमिर भाई जो कहते हैं कि आमिर भाई रमजान में रोजे में इल्जाम लगा, रोजे पे क्या इल्जाम लगाया? और क्या, जो लोग नहीं रखते तो आप नहीं रखते? नहीं, क्यों नहीं रखता? तो मैंने आपका नाम लिया आमिर भाई। वैसे तो जो लोग कहा आप उस पर, मैंने तो एक बात कही है कि यार आप मेरे सर पे करके ना बोलो, आप खुद बोलो। मैंने तो ये कहा है, मेरी बात सुने, आपने कहा मैंने ये कहा अच्छा, मैं अगर कह दूं क्या वैसे तो ना वहाँ वेले नहीं थे। वैसे हॉस्पिटल में इंसान फ्री होता है। नहीं, और जब कोरोना के दौर में गए हो, गुस्से वाली कौन सी बात है? अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। आमीन जी, आमीन। अल्लाह ताला सबको दूर रखे। पहली खबर की तरफ चल रहे हैं जी। नया बल्दियाती निज़ाम। अच्छा जी, बल्दियाती निज़ाम की जब बात आती है ना, तब मुज़हका खेज सी चीज़ लगती है, क्योंकि हमेशा अभी तक तो मुसविदा असम्बली में पहुंचना था, कागजों में था। खैर, जिला काउंसिल खत्म, DC की सरबराही में अथॉरिटी बनेगी। जरा समझा दें क्या करने जा रहे हैं आमिर रजा खान साहब? कुछ नहीं करने जा रहे, ये फ्रॉड करने जा रहे हैं। ये एक अथॉरिटी नहीं बनाने जा रहे हैं जैसे हमेशा से अथॉरिटियां बनाते आए हैं। नहीं, ये बल्दियाती निज़ाम ये तो होना नहीं चाहिए। ये किस तरह का निज़ाम है? इसमें तो ये क्या पहले वाला बल्दियाती निज़ाम नहीं, इलेक्टेड लोग होने चाहिए ना। ये क्या बात हुई? सिलेक्टेड क्यों? आपके डिप्टी कमिश्नर जो चेयरमैन होंगे, ये लिखा हो ना। मतलब जो पहले मेयर, ये देखो, जिसके चेयरमैन जो पहले इलेक्टेड होता था ना, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा ना। एक अथॉरिटी बना दी सिलेक्टेड होगा ना। ठीक है। ये फ्रॉड निजाम है और इससे लोगों को कोई सहूलत मिलने वाली नहीं है। ये अभी से लिखने मजीद ख्वार होंगे लोग। जरा आसानी से बता दे करने यार, तू बोल रहा। अच्छा, आप बताएं। आप लड़ने के मूड में आ गए। अगर मैंने कह ही दिया तो आपको साथ ही मसला शुरू हो गया। बोल लें, आप बोल लें। यार, हद हो गई है, लड़ाई करने आए हैं दोनों। मतलब आराम से क्या खाया रोजे में आमिर भाई? मैंने क्या खाया आज? जो दही खाता हूँ मुझे लगता है तीखी डाल। हसन बेचारा तो कुछ भी नहीं कह रहा। आमिर भाई लड़ी जा रहे कि आपको तीखी मिर्चें डाल दी। दरमियान में जो बोल रहा है, कोई बात नहीं, आपको वो नजर नहीं आता? नहीं लगता है। भाभी ने ना सालन सुबह खिलाया ना, तीखी मिर्चें थी। क्या खाना खाया? मैंने आमलेट। अच्छा, आमलेट में रोटी और आमलेट। अच्छा, चलिए अब खबर की तरफ आ जाए। ये देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जब तक आप इलेक्टेड लोगों को नहीं लेके आएंगे और नहीं जो भी आपका बल्दियाती निज़ाम होगा उसमें निचली सतह से लोगों को मुंतखब नहीं करेंगे, तो इससे दो नुकसान होंगे। एक तो मेरी रसाई नहीं है DC तक। मुझे तो DC के कमरे में कोई नहीं जा। आप अभी चले जाएं, आपको अगर DC ऑफिस के अंदर जाना हो, अंदर जाना हो, तो आपको गेट से वो जो बंदा खड़ा रहेगा वो आपकी गाड़ी अंदर नहीं जाने देगा। सही कह रहे। अगर आप बाइक पे तो आपको तो धुतकारेगा भी, और अगर आप पैदल है तो शायद आपको मार भी दे।
ये आप तो मेन गेट के सामने नहीं खड़े होने देगा आमिर भाई, समझ लें। मुझे कोई नहीं मारेगा। मेन गेट के सामने अगर आप पैदल हो तो मेन गेट के सामने नहीं खड़े होने देगा। अच्छा, डीसी साहब बहादुर थे, वो तो अंग्रेज ने एक इस कौम के ऊपर वो क्या कहते हैं हमेशा का ताजियाना मुकर्रर किया हुआ है जो लगना ही लगना है हमें। नहीं वो एक मिसाल और है, उस पर आप तू ईडा डीसी लगा। सही बात है। बट ये एसी-डीसी बिजली ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ एसी ਤੇ डीसी। ये डीसी एसी वो है झटके देने के लिए है हमारे, ये काम करने के लिए नहीं है। देखें मैं आपको एक बात तो बताऊं, कंफर्म है, आज मैं आपको बता रहा हूं ये क्योंकि असेंबली कवर करते हैं, हसन ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नामो निशान इस सूबे से खत्म हो गया इस निजाम के बाद, मेरा नाम तब्दील कर दीजिएगा। इतनी बड़ी बात ये मैं आपसे कह रहा हूं, सही बात है। ये निचली सतह पे जो लोग काउंसलर बनने के लिए, लेबर काउंसलर बनने के लिए, ये आप कह रहे, वुमेन काउंसलर बनने के लिए, तंजीमें किस आपकी लिए पार्टी होती के हैं? लिए काम करते हैं, वो नहीं करेंगे और बिल्कुल। नहीं कर रहे हैं। दिल बर्दाश्त हो जाएंगे। आपको इसी तरह पीटीआई जैसी कोई जमात उठेगी और वो आपको पंजाब में मारेगी, आप भाग जाएंगे। ये अभी से लिखवा के रख ले, ये बल्दियाती निजाम आपको तबाह करने का कुछ आमिर भाई मुझे एक बात, जो ब्यूरोक्रेसी और अफसरशाही ने आपको ये दिया है। नवाजा जाएगा, नवाजा जाएगा। देखिए मेरी एक बात सुने, आप सिंध में तो पुराना निजाम ही है ना, चल रहा है वहां पे, वहां पे लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है, और भी मैं ये कह सकता हूँ। तो पंजाब में ही क्यों ये चेंजिंग करके जो ये लाया जा रहा है, पंजाब तरमीम में तो पहले करके बल्दियाती निजाम आने नहीं दे रहे, और अगर आप लेके भी आ रहे हैं तो बिल्कुल ही उसको उलट कर दिया। उलट इसीलिए किया जा रहा है ना ताकि लोगों को नवाजा जा सके। लेकिन ये कोई तरीकाकार नहीं है। बात फिर वही आ जाती है, मुझे एक चीज बताएं, जिसके बेचारे के इलाके में कोई मसला है उसको वो कैसे अफसरों से मिलेगा? तो ये था ना, डोर स्टेप पे आपका बल्दियाती नुमाइंदा मौजूद होता था, मेयर, डिप्टी मेयर, आप उन तक काउंसलर देखिए, काउंसलर किसी को गली का, किसी को महल्ले का कोई मसला है, किसी की लाइट नहीं है, कौन मसाइल है गली मोहल्ले में, गटरों के ढक्कन, ये छोटे छोटे काम ये डीसी करेगा। डीसी तो किसी को नेड़े नहीं लगने देता, जैसे आमिर भाई ने पहले कहा। आपने कहा फोन नहीं उठाते हैं यहाँ पर, हमने बड़ी रिक्वेस्ट की कि डीसी साहब कभी आप हमारा फोन उठा लें किसी मामले पर, अगर हम आपकी राय चाह रहे हो। सवाल ही नहीं पैदा होता, अब इससे बढ़कर क्या हो सकता है? और आमिर भाई जो कह रहे हैं ना, उसका वजीर आला का भी फोन उठाता है कि नहीं उठाता? नहीं, और मैं एक और बादशाह, मैं ये तो कहता हूँ, ये ब्यूरोक्रेसी ने ये ऐसा चक्कर, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही इस पूरी खबर के अंदर जो है, कहाँ हैं वो लोग जो आपकी पार्टी के लिए वर्क करते हैं, या वो लोग जो अपनी अपनी पार्टी के लिए वर्क करते हैं। देखें, आपने मुल्क में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का मजबूत करना है, वो आप होने नहीं दे रहे हैं। निचली सतह पे आप लोगों को मारी जा रहे हैं, तो कौन सियासत की तरफ आएगा और कौन सियासी नुमाइंदा बनेगा? क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पहला बल्दियाती इंतखाब नहीं लड़ा था? बिल्कुल ऐसा ही है, मुझे बताएं। बिल्कुल, चाहे वो तहरीक इस्तिकलाल की तरफ से, वो तहरीक इस्तिकलाल नहीं थी, वो उसकी नवाज़ा नसरुल्लाह की शायद पार्टी, और आज आप उसी से ही हट रहे हैं। आप उससे हट रहे हैं। तो आप तो काउंसलर से आए हैं, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत खत्म हो जाएगी अगर ये निजाम आएगा, अगर ये आएगा, अगर आप ब्यूरोक्रेसी के हाथ में, लोग इनसे हट जाएंगे, अगर आप ब्यूरोक्रेसी के हाथ में अपनी बागें देंगे, आप पॉलिटिकल लोगों को उनकी ड्यू, उनका हक जो है वो नहीं देंगे, वोट का राइट लोगों को निचली सतह से शऊर देना शुरू नहीं करेंगे। बच्चा आप आयशा कितने साल की हो गई है? नर्सरी में चली गई? नहीं, अभी 3-3.5 साल की। ये आयशा प्रोड्यूसर? अच्छा, ये जो है, अगर बच्चा जो है आप उसको 4 साल की एज में नर्सरी में डालते हैं, फिर आप वो प्रेप में जाता है, आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप है ना, फिर मैट्रिक में जाता है ना, निचली सतह से आप लोगों को वोट का शऊर नहीं देंगे, तो मुझे बता दें, आप समझा दें, कोई समझा दे, मुझे ये खबर देने वाला समझा दे। आमिर भाई मुझे तो समझाएं कि भाई लोगों को कैसे पता चलेगा, उन्होंने जाके कौमी असम्बली और बाकी जो पंजाब असम्बलीज हैं वहां पे कैसे वोट और किसको वोट कास्ट करना है, लोगों को तो ये भी शऊर नहीं है। असल में लोगों का अमल दखल ही ना वो रखना चाहते हैं। आप ये देखें, मेरी एक ब्यूरोक्रेसी जो है, उसने ये जो सारा पिछले दिनों म्यू हॉस्पिटल का जो वाकया हुआ, बहुत बड़ा इशू, ठीक है, इशू था ना, ब्यूरोक्रेसी ने क्या किया, अपने ऊपर से हर एक ने मलबा हटा दिया, ऐसे ही है, ऐसे पैरामेडिक पे डाल दिया, बिल्कुल ऐसे। तो यहाँ पे भी यही होगा, यहाँ पे कोई नेड़े नहीं लग सकेगा आम आदमी। और जैसे आमिर भाई ने कहा है ना, देखें बल्दियाती निजाम पिछले, आमिर भाई कब से नहीं है पंजाब में? तकरीबन 10 साल हो गए। 10 साल हो गए, ठीक है, 10 साल से नहीं है। अब जो वर्कर इसी आस पे बैठा है कि वो काउंसलर बनेगा और वो पार्टी के साथ स्टिल लॉयल है, हर तरह से उसके साथ चल रहा है, वो जब उसने कहा ना, लो ये क्या हुआ, मैं किस लिए पार्टी के साथ हूँ, और जो तंजीमें होती हैं वो क्यों होती हैं? इसीलिए होती हैं ना कि आगे चला जाए, पार्टी को आगे लेके चला जाए। जब ये सारी सिचुएशन होगी तो जैसे आमिर भाई ने कहा है ना कि पार्टी आहिस्ता आहिस्ता
वो पार्टी ही हो जाएगी। और जब डीसी सरबराही करेंगे तो बस फिर अल्लाह ही हाफिज है, क्योंकि डीसी साहब अभी लाहौर की सरबराही कर रहे हैं, तो जो इंतजामी मामलात हैं, जो हालात हैं, छोटे छोटे मसले नहीं लोगों के हल हो पा रहे, तो फिर पता नहीं क्या अथॉरिटी का बनेगा और क्या बल्दियाती निज़ाम का बनेगा। ब्रेक के बाद आएंगे, हमारे साथ रहिए। अगली खबर हमारे पास है, गैर कानूनी सोसाइटीज को खुली छूट है, एलडीए ने डेटा ही जमा नहीं किया। एलडीए का मैक्सिमम काम हमें क्या नजर आता है, जो टाउन में गैर कानूनी इमारत थी उसको सर्वमोहर कर दिया, उसको गिरा दिया। जो टाउन मतलब अपने करीब करीब एलडीए की कार्रवाइयाँ और जो डेटा इकट्ठा करने का काम है वो शायद भूल गए होंगे। हसन अली, देखिए बात ये है कि ये एक मेरी नज़र में ये एक सफ़ेद हाथी बन चुका, सीधी सी बात है। उसकी वजह ये है कि जो इनका काम है वो ये काम अपना नहीं करते। गैर कानूनी तामीरात शहर में शुरू होती हैं, किसका काम है रुकवाना? बगैर नक्शे के तामीरात होती हैं, किसका काम है रुकवाना? किसका काम है चेक करना? ये तो नहीं है कि दिहाड़ी लगाई जो बिल्डिंग इंस्पेक्टर है या अफसरान है उन्होंने अपनी जेब गर्म की और उसके बाद जो है अस्सलाम वालेकुम। ये तो कोई तरीकाकार नहीं है ना। इसी तरह से ये जो सोसाइटीज़ हैं, आपके शहर में बहुत सी मिसालें मौजूद हैं जो केसेस आज भी नैब में पड़े हुए हैं। उन बेचारों का क्या कसूर है? ठीक है, लोगों का कसूर ये है कि लोग लालच में आ जाते हैं, सस्ती प्लॉट के चक्कर में आके फाइलें खरीद लेते हैं, लेकिन इसको किसने देखना है कि जितनी जगह है उससे ज्यादा फाइलें क्यों बिकती हैं? और कोई ढक्का छुपा काम भी नहीं सारी दुनिया को पता है इस चीज का। ठीक है, इवन उसके बावजूद अगर ये काम है कि वो उन्होंने डाटा ही नहीं इकट्ठा किया और सीएम के कहने के बावजूद नहीं किया, तो इससे ज्यादा हठधर्मी क्या होगा? अच्छा, 8 महीने पहले सीएम साहिबा ने हिदायत जारी की थी, तो सीएम साहिबा भी भूल गई बाद में फॉलो अप। नहीं, सीएम भूल नहीं गई, लेकिन सीएम जो है वो उसके पास मेरा ख्याल है पावर नहीं। देखें, नहीं है अभी आपने रिसेंट दो नहीं, वो छोटे छोटे लोगों पे, किसी डॉक्टर पे बोल दिया, किसी को कुछ कह दिया, ये और चीज है। जो डिपार्टमेंट चलाने हैं ना, उसकी पावर उनके पास नहीं है। अगर उनके पास ये विजन होता तो मुझे बताएं, अगर वो शहबाज शरीफ पे या निगरान वज़ीर आला के दौर को जरा सा स्टडी कर ले, शहबाज शरीफ के दौर का भी स्टडी कर ले, उसको फॉलो तो वो जो वो करते था, शहबाज शरीफ करता था, जो मोहसिन से रजा नकवी करते थे, वो लिख लेते थे और उसको फॉलो अप लेते रहते थे। 8 माह से कोई फॉलो अप नहीं लिया। मुझे बताएं, कंट्रोल नहीं है। आपका डीजी एलडीए जो है वो ट्रैफिक सिग्नल की साइट्स के जायजे ले रहा है। लाहौर में गैर कानूनी जो सोसाइटीज हैं उनका जाल बिछा पड़ा है, और हमारी एलडीए क्या कर रही है? एक स्कूल बना हुआ है, एक रेस्टोरेंट बना हुआ है, एक बैंक बना हुआ है, कोई फार्मेसी बनी है, उसके बाहर जाकर एक नोटिस चश्मा करते हैं, ये सील्ड, क्योंकि ये आपने कमर्शियल नहीं कराया था। अच्छा, जब ये कमर्शियल नहीं था तो ये तो पिछले 2 साल से भाई चल रहा है, तो कैसे चल रहा था? अब उसको कहते हैं ये हम तुम्हारा कमर्शियल करते हैं, लाओ पैसे दो। मेरा हक ये था, मेरा ये नॉन कमर्शियल जगह थी, इसका नक्शा कमर्शियल हिसाब से बनता, इसकी पार्किंग बनती, इसका बाकायदा तौर पे पार्किंग की जगह छोड़नी होती है। आप क्या कर रहे हैं? आप एक नोटिस चश्मा करके पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, या तो पैसा इकट्ठा करने के लिए ये मशीन है कोई एलडीए, ये कोई काम नहीं कर रही है। भाई फिर पैसा एलडीए के मुतल्लिक तो मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, सिर्फ अपनी जेब गर्म घर करनी है और क्या करना। भाई इनके सारे टाउन प्लानर्स कहाँ पे हैं? मैंने बारहा इस प्रोग्राम के अंदर कहा है, जिसको भी उठाएं, इनका कोई चीफ इंजीनियर है, कोई टाउन प्लानर है, वो मुल्क से बाहर होएगा, मुल्क के अंदर ना उसकी फैमिली होगी, ना उसकी जायदाद होगी, ना उसने सबके यही हालात है, सबके यही हालात। अगर ये सूरत हाल है तो मुझे बताएं कि वज़ीर आला की कौन सुनता है? कौन? और ब्यूरोक्रेसी का उसकी गिरफ्त नहीं होगी। ये आप कह सकते हैं वज़ीर आला की कौन सुनता? अगर वज़ीर आला चाहे नहीं सुनता, नहीं सुनी जा सकती है। देखिए मेरी एक बात सुने आमिर भाई, एक बात बताएं, अगर वज़ीर आला सरप्राइज विजिट करें तो क्या नहीं सुनी जाएगी? नहीं पता लगेगा ले ले यार, सरप्राइज नहीं, आप फॉलो अप नहीं लेना, बिल्कुल फॉलो अप लेना ही काफी होता है। आपका सारा ग्रीन एरिया खा गए, ये सोसाइटीज, बिल्कुल सही। और स्टिल अभी भी, और सबसे बड़ी बात कि सारी लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी, और लोग अपनी बेचारी फाइलें लेकर सोसाइटियों के बाहर एहतजाज कर रहे हैं, सोसाइटियों के मालिकान भाग निकले हैं, किसी का केस नैब में चल रहा है, किसी का एफआईए में चल रहा है, किसी को कुछ लेकिन वो जो जिनके केसेस चल भी रहे हैं वो सुकून से अपने घरों में बैठे हुए हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क उनको पड़ा जो बेचारे जिनकी जमा पूंजी जो है वो इस सारे किस्से में जो है वो उजड़ गई है। बिल्कुल। तो बात फिर वही आ जाती है कि इस पे सीएम को चाहिए कि कोई ऐसा एक्शन ले कि एलडीए कम से कम, वैसे तो ये ठीक नहीं हो सकता क्योंकि हमेशा से इसी तरह से चलता आ रहा है,
लेकिन कोई ऐसा एक्शन ले लें कि कम से कम एक आम आदमी भाई उसकी ग्रिप होनी चाहिए। आमिर भाई CM डीजी है, साहब कोई भी इसके है। रिस्पॉन्सिबल हैं। नहीं डीजी अकेला डीजी क्या होगा? सारे ही ना, ये तो देखिए ऐसे पूरी- बात करने वाली है कि हाँ अगर आप कहें तो फिर वजीर आला रिस्पॉन्सिबल है, अगर आप कहें तो, चेयरमैन कौन होता है? क्योंकि वो इस तरह से होंगे। आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि डीजी जो है उसको अगर उससे फॉलो अप लिया जाता, आपने एक ऑर्डर किया था, आप अगले हफ्ते कहते दे बिल रिकॉर्ड कौन सा है। अच्छा ये कौन सी मुश्किल बात, ये कोई हजारों की तादाद में सोसाइटीज नहीं है, चंद एक सोसाइटीज है जो इलीगल है ना, और उसका रिकॉर्ड इनके पास मौजूद है। फाइलें ज्यादा बेची होंगी तो उसका पूरे का पूरा रिकॉर्ड आपके पास ऑलरेडी कंप्यूटर में मौजूद अच्छा है। अब ऑनेस्टली स्पीकिंग आपने वजीर आला के अहकामात भी पस से पुष्ट डाल दिए, मुझे लगता है कि ये पकड़ में नहीं आने वाली। नहीं ये कुछ भी नहीं, अगर आप कुछ भी आपके नहीं वजीर आला होगा। 8 माह में कुछ नहीं करवा सके इनसे, हाँ तो आप समझे अगले 8 माह या अगले 8 साल भी ये रहे, अल्लाह करे रहे। आपने यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड सारा खत्म करा दिया, ठीक है, वो कुछ नहीं कर सके यार आप तो अब आपने क्या एग्रीकल्चर लैंड करना? की बात कर रहे हो, मैं तो ये मॉडल बाजार वाली खबर पर के शॉक्ड हूं अभी तक। ये पता नहीं आपने इसको डिस्कस करना था या नहीं करना था, लेकिन आप सिर्फ ये चेक करें, कहा जा रहा है कि ग्रीन बेल्ट और फुटपाथ को मॉडल बाजारों के लिए इस्तेमाल कर जाए। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन लाहौर का एनवायरमेंट, और हो रही है फुटपाथ यानी पे। आप नहीं तो फिर आप green ना belts रोए फिर पर- कि स्मोक आ गई और ये हो गया और वो हो ग्रीन गया। बेल्ट्स को इसका मतलब है कि उसके खत्म ऊपर करने आप जा रहे मॉडल हैं। बाजार बनाने लगे। बिल्कुल आप चाहे इसका जो मर्जी मतलब लें, लेकिन इसका साफ खुला मतलब है कि ग्रीन बेल्ट और फुटपाथ को मॉडल जाहिर बाजारों के लिए बात है, वो इस्तेमाल खत्म हो जाएंगी करें। तो। काटें दरख्त, आप दरख्त काटें, पौधे उगाड़ें और वहां पे आप मॉडल आमिर बाजार भाई ये बनाएं। डीसी साहब ने अहकामात दिए हैं ना असिस्टेंट कमिश्नर को कि जी बहरहाल आप निशानदेही करें। लाहौर की फिजा और लाहौर की एनवायरनमेंट के लिए इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ दें आप। यही कहा जा सकता है, अगर इस तरह के फैसले होते रहे तो फिर पीछे क्या रह जाना है। जी ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबर की तरफ आ जाते हैं जी। नेक्स्ट खबर हमारे पास है, पंजाब में भीख मंगवाना नाकाबिले जमानत जुर्म करार दिया गया है। अच्छा स्टिल भिखारी जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर नजर आ रहे हैं। बीच में एक टाइम ऐसा आया था कि बड़ी मौसर कार्रवाई नजर आ रही थी, बट अब ये जब से रमजान शुरू है मे बी मुझे नजर आए हूँ। आमिर भाई अच्छा बेकारी, मैं खबर दिलचस्प है और कानून भी दिलचस्प है। भीख मंगवाना जो है वो गैर कानूनी है। भीख जो मांग रहे होंगे वो नहीं। नहीं आमिर भाई खबर के मुताबिक तो यही, वो भी आप या शायद पढ़ लें या ना पढ़े, मुझे नहीं, अच्छा लेकिन यहाँ पर पता क्या सिस्टम चल रहा देखिए है? मैं आपको बताऊं, ये एक अज्यूम किया जा रहा है कि जो भीख मांग रहा है ना इसके ऊपर होता है? एक इसका, आप कह रहे होता है, कई लोग खुद भी भीख मांगते अच्छा लेकिन आप एक हैं, चाहे वो आमिर मुंह से भाई कह रहे हो कि families मैं हैं, नहीं भिखारी रहने नहीं हूँ, मांगने नहीं आया हूँ, लेकिन वो मांग रहे होते हैं। अच्छा जहाँ पे चाहे उन्होंने- डेजिग्नेटेड पॉइंट पे हर रोज लोग मौजूद चाहे होते हैं ना, चाहे उन्होंने हाथ में वो मुसवाके और वो कार्ड पेन या जो नारे या बिल्कुल पेन ऐसे पकड़े ही हुए, तब भी वो मांग ही रहे होते ऐसे वो ही। आपको बेचने के लिए वो चीजें नहीं कर रहे थे। एक बात, और ये आपसे किसने कह दिया कि हर मांगने वाला जो है वो किसी ना किसी अपर हैंड वाले बंदे का उसके अंडर वो काम कर रहा है, उसको आप कैसे पकड़ेंगे? चले मुझे ये समझा दें। जब अगर आप भिखारी खत्म करना चाहते हैं तो भीख मांगने वाले को पकड़े, वो आपको बताएगा ना जी कौन है कौन, उसको आप कह कुछ नहीं रहे। तो कानून आपका ये है कि जो भीख मंगवाएगा उसके साथ ये होगा, और जो हाथ पांव काटेगा उसको भी सिर्फ 3 साल कैद देंगे। आपने लिखा हुआ है। जी बिल्कुल। हाँ जी, अब ये 3 साल ही कानून लिखा। में इतने सुकम है कि मैं इस पे हैरान हूँ। पास करने वाले ये कल खैर पास कर दिया ये गया, पढ़ा भी नहीं होगा ठीक है, उन्होंने, और इसमें उन्होंने पढ़ा भी नहीं होगा। और आपसे मुझे तो ये समझ और नहीं अक्सर आती यही कि होता है, मैं किसी आपको मजेदार बात बताऊं, हम ये असेंबली में देखते हैं, अक्सर ये हो रहा होता है कि जो बिल पेश किए जाते हैं वो पढ़े भी नहीं अरकान ने पढ़े भी नहीं होते, अच्छा हाँ। और वो बगैर उसके वो सिर्फ ये टेबल होता है होता है। कि टेबल किसने किया है, यानी अगर नून लीग ने मिनिस्टर किया है तो नून लीग वाले मैच कर नहीं देंगे, करना होता ना। पीटीआई वाले करेंगे। कोई बिल अगर टेबल करेंगे तो पीटीआई वाले मैच कर देंगे नून लीग वाले, मुखालिफ कर मकसद जो देंगे। है वो पूरा पढ़ता होना कोई नहीं है चाहिए, वो। मकसद पढ़ता पूरा कोई होना अब चाहिए। मैंने ये खबर पढ़ी तो मुझे ये आया कि यार ये तो आप भीख मांगने वाले की क्या सजा है? चले मुझे ये नहीं है। हमारे यहाँ कानून को अजीबो गरीब तरीके से डिजाइन किया जाता है और जिसमें उसमें बचत ऐसा भी सुकून करवा रखा दी जाता जाती है। ताकि काम खत्म कभी ना हो ऐसे ही है। मांगने वालों का। वो काम खत्म नहीं होगा। आप उसको कैसे करेंगे कि जी कौन इनसे भीख मंगवा रहा है? तो कहेंगे मैं खुद मांग रहा हूँ भीख, यानी ये मसला मैं खत्म गरीब नहीं आदमी हूँ। नहीं, ये खत्म तो हो ही नहीं सकता है। सकता। खत्म हो सकता है, इसको बात आमिर भाई रहने कैसे दें कि नहीं खत्म होगा हो मुझे सकता। बताएं। नहीं, कुछ आमिर भाई कैसे कैसे खत्म हुआ? ये ना मुसलसल फॉलोअप मांगती है कुछ चीजें, हर चीजें। हाँ आपको मुसलसल आप इसका मुझे फॉलोअप बताएं, अभी चाहिए। हम आप जिक्र- एक दिन भी पीछे हट गए तो फिर गया काम।
आप मुझे बताएं, जब निगरान गवर्नमेंट का दौर था, ये चील गोश्त बेचने वाले भाग गए थे कि नहीं भाग गए? अब फिर जगह जगह खड़े जगह हैं। जगह खड़े हैं, क्योंकि आपके डीसी के पास टाइम ही नहीं है उनके पास जाने का। आमिर भाई उनको डीसी को पकड़ने ना का। रोए ये अकेले DC का है भाई। को, आप एसीज भी तो डालें बीच आप में, जिनको जरा- आपने करोड़ों की गाड़ियां दी हुई हैं। जिम्मेदार DC है। जिम्मेदार डीसी है, उन्होंने एसी साहिबान से पकड़ने आप- वही कह रहा हूं ना, आप सारे ही सुबह- हैं ना। आप सुबह ये यूनिवर्सिटी के साथ साथ चलें। बिल्कुल मैं ऐसे ही शुक्र है। रोज मैं वहां गुजरता से हूं, गुजर के आती हूँ, बरकत मार्केट की तरफ और वो से। चीलें जिस वो तरह उड़ खड़े रही हैं और होती जिस हैं। तरह से वो लग रही होती है मोटरसाइकिल वालों को, गाड़ी हाँ वालों को, बहुत नुकसानदेह है। मुझे आपको समझ नहीं गाड़ी आती में है खौफ आ इस रहा सिस्टम कैसे। और छोटे वो परिंदे फकीर- खत्म हो चुके हैं। वो फकीर जो भाग गए थे, वो रमजान आते ही वापस वापस आ आ गए, गए, हाँ। क्योंकि उनके खिलाफ कार्रवाई खत्म हो गई और हमने ये एक जगह नया जगह जो है ना, नया वो अच्छा कानून हर ये ना इशारे पे। मुनज़्ज़िम गिरोह भी हैं, जरा उनकी तरफ आ जाएं, जो हाथ पैरों से बच्चों को माजूर करते हैं और उसके बाद भीख मंगवाते हैं। इस चीज से ये तो अब आप नजर आना है। शुरू हो गया, क्योंकि सऊदी अरब से निकाले गए हैं। बात सही करनी चाहिए ना, वहाँ जो लेके जाते थे उनको निकाल दिया, तो अब आपको अपने चौक चौराहों पे नजर आने शुरू हो गए ये लोग। और नहीं बहुत तो ये ज्यादा वहाँ पे जब भी हम उम्रे पे गए हैं, हज पे गए हैं, वहीं पे नजर आते थे, सफेद बनाने पहन के ऐसे ही है। और ये हाथ पांव कटे हुए। मैं अगेन वही बात करूंगा, अगर आप भीख मांगने पे पाबंदी लगा दें, ग्रोह कहाँ जाएगा? आप कहते हैं शहर को साफ सुथरा रखना है, यहाँ पे पोस्टर्स ना लगे हुए, अगर आप पोस्टर छापने में पाबंदी लगा दें, आप चाहते हैं कि इस शहर से ये चिंगची का खात्मा हो जाए, इसकी मैन्युफैक्चरिंग पे पाबंदी लगाएं, जाहिर जितनी बात देर है, चलेंगे आपको लेकिन चलते आमिर रहेंगे। भाई करना एक चीज और है, आहिस्ता, देखें, आहिस्ता, आहिस्ता, ये आहिस्ता, जो ये खत्म होना भीख शुरू हो मांगते हैं, एक बात है, जो भीख मांगते हैं इनको आप अल्टरनेट भी तो देना। अल्टरनेट क्या ये देंगे? ये कोई अल्टरनेट नहीं। मैं नहीं, भीख मांग नहीं, रहा हूं। उनको कोई हुनर सिखाए हसन ना। अली- आमिर भाई उनको हुनर क्यों नहीं सिखाते? कि हसन वो अली काम बुखारी, करें। हसन अली ये बुखारी, काम सीखने को तैयार नहीं होते और भाई आ गया ना। हाँ। देखो ये कैसी, ये काम सीखने को ना तैयार है ना करने को तैयार है। नहीं तैयार होते। कोशिश तो मुझे की जा बताएं, सकती मुझे है। बताएं, इनको रोजगार दे दे। मैं भी भीख मांगता हूँ, लाहौर कोशिश रोजगार कोशिश तो लेके की आओ। जा सकती है ना। कि इसका मतलब ये है कि पूरे शहर में लोग ये करेंगे सरकार को नहीं, इस ये तरह क्यों से। करेंगे? मांगना शुरू हो जाएंगे क्या मेरे? नहीं, आप नहीं, भीख आप मांग रहे हो। मुझे एक बात आप भीख मांग रहे हो। मुझे एक बात, आप भीख मांग आप रहे हो। गलत बात काम ना नहीं करें, कर रहे मेरी हो। एक बात सुने। काम जब नहीं कर आप रहे हो। पकड़, आप जो यार, इशारों क्या से है? पकड़ के लेके जाते हैं, आप काम कर रहे हो थानों कि में नहीं आप कर बंद रहे? कर देते हैं, आप काम उसके कर बाद रहे हो आप कि फिर नहीं कर छोड़ रहे? देते हैं। इस तरह तो ना आप करें ना काम आप कर इस रहे हो बात कि नहीं को। कर रहे? आमिर भाई नहीं, गलत बात ना करें उनको। वो क्या वो शहरी नहीं है? अगर आप भिखारियों के हक में है तो फिर आप मैं हक भिखारी में हैं। नहीं हूँ, मैं हक में बिल्कुल आप नहीं हूँ। कह रहे हैं कि मैं इनको बिल्कुल रोजगार हक दे। में नहीं हूँ। अब भाई ठीक है। जो बंदा काम करने वाला है, मैं आपको दिखाता अच्छा हूँ। ये काम करने के लिए विलिंग नहीं होते। कोशिश तो आप की जा छोड़ सकती दें, है ना छोड़ कि दें। नहीं होते। एक कोशिश, ये देखिए, आपकी एक फूड कोशिश, स्ट्रीट है एक ग्वालमंडी। चांस तो दिया जा ठहर सकता जा है। भाई, हसन इनको एक काम करने मिनट। की आदत ही नहीं होती। आपकी निस्बत रोड के ऊपर जो फूड स्ट्रीट जहाँ से शुरू होती है, जी। वहां से लेफ्ट वे बैंक की ब्रांच है, उसके साथ पंक्चर लगाने वाला है, उसके हाथ नहीं है। बहुत सी मिसालें हैं, ये एक तो नहीं है ना आमिर भाई। तू कहना कि काम ओ यार, जो काम करना चाहते हैं वो हाथों पैरों के साथ तेरी तरह आमिर काम भाई नहीं करते। कर सकते हैं, क्यों नहीं करते? उनके सारे अल्लाह ताला ने चीजें रखी हुई हैं, लेकिन वो काम नहीं करते। अब ये है कि इंतजामिया इनको पकड़ती है और थोड़ी देर के लिए इनको कहीं बंद किया, दोबारा से उनको इंतजामिया बात क्या हो करेगी जाए। किया इसका? जाता? मुझे यही समझाए ना, मैं आपको बात, इनके लिए सजाएं मुकर्रर कर दे, 6 माह साल, 6 माह साल ये जेल में रहे। तो भरते जाएंगे तो जेल, फिर वहां जेलें पे भी भरते जगह जाएंगे, नहीं नहीं क्या होगी। भरेंगी। होगा? और क्या होगा? आपको शायद अंदाजा नहीं है भाई, एक पूरी फैमिली का स्ट्रक्चर चल रहा होता है। आपका सरबरा अगर पकड़ा गया जो कमा के लाता है 6 माह के लिए, साल के लिए, तो आपके ख्याल से उससे फैमिली को सोच नहीं आएगी कि यार मैं अगर पकड़ा गया मैं कोई काम क्यों नहीं कर लेता हूँ। ये जो लोग छोटे छोटे काम करते हैं, छोटी छोटी चीजें बेचते हैं, कोई बेचारे हमने देखा है जी। लोग अक्सर ओरिजिनल काम भी करते हैं। ये भी नहीं है कि सारे वेंडर्स जो हैं वो इस तरह के होती हैं, स्ट्रीट वेंडर्स जिनको बोला जाता है, वो भी तो काम करके रोजी कमा रहे हैं ना। लेकिन जब ये तक आप इतना- भिखारियों को पकड़ना शुरू नहीं करेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि ये लानत जो है इस शहर और से ये खत्म हो एक दिन का मसला नहीं है जी, मुसलसल ये तो ये करना पड़ेगा, रोजाना करना पड़ेगा, पूरे Follow शहर में बहुत करना जरूरी है। पड़ेगा और करते रहना होगा अगर आप इसको खत्म करना चाहते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अगर बिजली की बचत करना चाहते हैं तो एक मंसूबा है जी, हुकूमत पंजाब की जानिब से 8 करोड़ पंखे तब्दील करने के मंसूबे में बड़ी पेशरफ्त हुई है। आप भी अगर अपने घर की बिजली में वाज़े कमी देखना चाहते हैं कि बिजली के बिल जो हैं उनमें कमी हो, तो इन्वर्टर पंखों की तरफ आ जाएं। अभी हम ऑफ कैमरा यही बात कर रहे थे और आमिर भाई बता रहे थे बड़ा फ़ायदा है इनका। किस तरह से फ़ायदा पहुँचता है ज़रा? देखिए, अगर आप इन्वर्टर पंखा खुद खरीदते हैं तो उसका फायदा है, और ये फायदा वाला इस तरह से कि बिजली की बचत ये होगी। खुद क्यों कहा आपने? क्योंकि ये जो इसलिए खबर है कि ये और है। ये तो अगर लेस्को काम कर रही है अच्छा। तो फिर आप अब बार बार तो मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन ये जरूर है कि ये फिर घपला है। तो अच्छा। और घपला ही कुछ नहीं है। क्योंकि लेस्को जो है वो आपको बिल सही नहीं देती है, लेस्को बिजली चोरी नहीं रोक सकती है। ये इन्वर्टर पंखे
बेचने की जो इनकी स्कीम है, जैसे 5000 मेगावाट बिजली बचेगी, उससे बेहतर तरीकाकार ये था, इसमें वफाकी गवर्नमेंट भी शामिल है, कि वफाकी गवर्नमेंट जो कन्वेंशनल पंखे हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग बंद और मैन्युफैक्चरिंग बंद कर। चले अभी फरोख्त बंद ना करें क्योंकि दुकानों में पड़े होंगे, स्टोर में पड़े होंगे, जो मैन्युफैक्चरिंग कहीं जी अब जो नया पंखा बनेगा मुल्क के अंदर वो इन्वर्टर बनेगा। उस पे आप घर बनाए, हसन बनाए, आमिर बनाए, पाबंद कर दें, कोई घर बनाए, वो इन्वर्टर पंखा खरीदने पे मजबूर हो आप जाएगा। आराम आराम से मार्केट से वो हटाते जाए। देखिए जब तक आप मैं तो पहले आज से पहले जो खबर हम डिस्कस कर रहे थे, तरीका क्या होता है? तरीका यही होता है हम डिस्कस कर रहे थे, आप उसको उसकी मैन्युफैक्चरिंग बंद करा दें। बिल्कुल, कुछ जो चल रहे हैं उनको चलने दें, आहिस्ता 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 लोग जो हैं उसको चले जाएंगे। अब आप ये क्या फ्रॉड है, इसमें किसी कंपनी को ठेका दिया जाएगा, अच्छा, फिर वो वहां से दिहाड़ियां लगेंगी और उसमें से वो जो पंखा है इन्वर्टर आपको कमीशन खाया जाएगा और वो दिया जाएगा। उसका स्टैंडर्ड क्या है, वो कौन सा, जिस तरह के स्टैंडर्ड मैं लेने जाऊंगा, मैं देखूंगा उस तरह जबरदस्ती मुझे पंखा दिया जाएगा, तो वो किस काम का होगा पता नहीं। अच्छा काबिल, फिर वो बिल में आपके लग के पैसे भी आएंगे, अच्छा, पैसे भी आपसे जबरदस्ती ले लिए जाएंगे। तो ये कोई फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, ये आपको पैसे दे के खरीदना है। और अगर भाईजान नहीं तो मुझे पैसे देके खरीदना है तो आपकी कंपनी से मैं क्यों लूं? तो फिर अपनी मर्जी से लेना बंदा। ये क्या तरीका कार है कि आप एक जबरदस्ती जो है मुसल्लत कर रहे हैं? पाबंद तो नहीं किया जा रहा, पाबंद कर दिया जाएगा। जब देखिए कर दिया, आपकी चॉइस जब आप इतने लाखों पंखे खरीद लेंगे, 8 करोड़ पंखे, बाद आप पाबंदी, या तो आप कह रहे जी ये हम फ्री बांटेंगे, ये आप कर सकते हैं। देखे ना सार्फिन को 8 करोड़ पंखे जो हैं, 5 करोड़ के 8 करोड़, 8 करोड़। अच्छा, ये आप वाकई 8 करोड़ खरीद लिए गए तो फिर तो आपको तंग किया जाएगा और पाबंद किया जाएगा कि यहाँ से खरीदे, किसने लगाने हैं ये 8 करोड़ पंखे? फिर बात फिर वही आ जाती है ना कि ये क्या तरीका, और कैसे तकसीम किए जाएंगे, कैसे दिए क्या जाएंगे, इसका मैकेनिज्म होगा? और बिल के साथ एक जब वो यार मेरे घर ना सुट देना बिल दे नाल पंखा गड्डी नहीं आमिर भाई आप मुझे आप पीटीवी मैं बता रहा हूँ कि गड्डी खलोती होती है उन्हें बच जाएगा पक्खा, इस तरह ना सुटना 8 करोड़ नहीं, आप बता रहे ना, आपने तो लगा लिए ना, ये सिर्फ सानू पक्खा बना रहे ने, एक करैक्टर हैगा सी पक्खा और स्टेट ड्रामे दा, इस सानू सिर्फ पक्खा बना रहे ने और पक्खा ही रहना, ये अपने पक्खा चलाने के चक्कर च ने कि 8 करोड़ पंखे खरीदांगे, एनी कमीशन, आमिर भाई कमीशन कितनी आएगी, ये देखें, और वो कंपनी जिन्हें ठेका दिता जाएगा वो किस सियासतदान दी किदी मनूने मिन्नत होएगी, कितने बनांदी होएगी, की करदी होएगी, किसको नवाजा जाएगा? और भाई लोग आप मैन्युफैक्चरिंग बंद करके आप इन्वर्टर पंखों का लाजमी कानून बना दें, ये बकारियों जैसा ना बनाना, किसी को पढ़ा लेना। मेरी एक बात सुने आप, उसके बाद देखते जाइए कि अगले आने वाले 5-7 साल में 8 करोड़ क्या ये 16 करोड़ पंखे जो हैं, देखिए अब वैसे भी लोग अब पुराने एसीओं से इन्वर्टर एसी पे आए। हाँ जी, बिल्कुल, हर घर में अब इन्वर्टर एसी। आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों में शऊर पैदा करें। आप वो फ्लोरोसेंट बल्ब से आप उसमें एलईडी पे आ गए ना, उससे आगे एलईडी पे आ गए। ठीक है, मुझे बताएं आप ये कौन सी रॉकेट साइंस थी जो बड़ी लेस्क ने निकाली है कि ये 8 करोड़ पंखे हम बनवाएंगे और ये क्यों मार्केट में मौजूद है, जिसका और जो बंदा, मतलब अब आमिर भाई अपना बिल कम कराना चाहते थे ना, खुद ब खुद आ गए, आपकी अपनी चॉइस है, जो बंदा ये समझ बूझ रखता है वो खुद कर लेगा। आमिर भाई ने तो अपना बिल कम करने के लिए बहुत से तरीके किए हुए हैं, आप देखिए, मैंने कुछ नहीं कहा। अच्छा, फैसल चौक पर आ जाते हैं, सिग्नल पर डिजिटल प्लिकन लाइट लगाने की तैयारियां की जा रही हैं जी, सिग्नल की तनसीब से पेडिस्ट्रियन कल्चर को प्रमोट करने में आए है, ये हो ही ना जाए। ये पेलिकन सिस्टम जो है ये पता क्या है, ये खंबे के साथ ना एक बटन लगा होता है, उस बटन को आप दबाएं कि मैं क्रॉस करना चाहता हूँ फुटपाथ, तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी में, अगर ट्रैफिक ना हो, अव्वल तो माल रोड पे जिस जगह पे ये मुआयना किया है वहाँ पे आप बटन दबा खड़े रहेंगे क्योंकि वहाँ ट्रैफिक इतनी होती है, हाँ। और ये मजाक बन जाएगा। अच्छा, ये नया ये पेडिस्ट्रियन कल्चर इसमें क्या होगा? और डीजीएलडीए विजिट करने गए हैं, देखे ऐसे कि ये बटन वाला डब्बा, मैं तो मजाक ना करे यार, डीजीएलडीए क्या है कि ये बटन वाला डब्बा के साथ अफसरान के साथ 7-8 अफसरान के कहाँ पे लगेगा, 2 कैमरे वाले भी होंगे, मुख्तलिफ एंगल से डीजी को बना रहे होंगे कि ये जो डब्बा लगना है ये कहाँ पे लगेगा। तौबा तौबा इस्तगफार। मैं एक समझता हूँ कि ये मैंने वो मुशाहिदा रोड का करने गए होंगे ना कि वहाँ रोड का नहीं गए, नौयत क्या है, ये है कि ये पेलिकन डब्बा जिसको लोगों को पेलिकन कह के डरा रहे हैं, वो एक बटन वाला डब्बा होगा जी, आप दबाएंगे। पूरी दुनिया में जो मुहज़्ज़ब ममालिक है वहाँ पे ये चीजें, और वहाँ मुहज़्ज़ब ट्रैफिक होती है,
यहाँ तो ट्रैफिक वहाँ पे कंट्रोल है। डिजिटल चीजें हैं, वहाँ पे वो ट्रैफिक को देख लेते हैं कि गाड़ी कितनी दूर से आ रही है, तो इसको भाई पहले पैदल गुजरने वाले को रास्ता सही बात है। वहाँ वहाँ पे बटन दबा देते हैं, वहाँ वहाँ रास्ता दिया जाता है, यहाँ पे रास्ता देना। और फिर वो अगेन माल रोड, फैसल चौक बड़ी बिजी रोड है और बड़ी हैवी ट्रैफिक यहाँ से गुजर। और ये मजेदार बात एक और होगी, अगर ये हो जाता है ना तो लोगों ने ही इसका मजाक बना लेना, किसी ने गुजरते गुजरते ऐसे ही बटन दबा देना। हाँ, ये तो अब थोड़ा सा अपने आप को भी हमें ठीक करने की जरूरत है ना। बाकी बहुत जरूरी अच्छा है अगर ये आप कुछ रोड नहीं बहुत अच्छा है, लेकिन डीजीएलटी एक डब्बा लगवाने के लिए अगर विजिट करेगा सरकारी खर्च विजिट करेगा, ये काम है। गैर कानूनी सोसाइटियां नहीं संभाल सके उनको, ये तो कर लेने। हाँ वो, हाँ जो संभालना था वो संभाल नहीं पाए, ये तो कर लेने दें उनको, अब ऐसे तो ना करें ना। नहीं, अब ये आप देखें कि हमारे यहाँ कोई प्रॉपर मैकेनिज्म भी नहीं है जो पैदल चलने वाले उनके लिए, जहाँ कहीं ब्रिज बनाए गए वो भी इस्तेमाल नहीं होते। इसके लिए ये थोड़ा सा हमें भी अपने आप को हम जंगले दरमियान से तोड़ देते हैं कि इजीली सड़क क्रॉस कर सके। वही ना, पहले थोड़ा सा हमें नहीं, वो तो हम इसलिए तोड़ देते हैं कि हमारा सर्विस हॉस्पिटल के सामने मेडिकल स्टोर है, आमिर भाई तो हम अपने बच्चों से कहते हैं कि ये तोड़ दें। जना हॉस्पिटल के सामने भी यही है, और बहुत सी जगह वहाँ से हम जंगले इसलिए तोड़ देते हैं ताकि हमारा गाहक जो है ना, जो अंदर से डॉक्टर वो दवाई लिख के दे जो मौजूद नहीं है, वो हमारा गाहक आसानी के साथ हम तक पहुँच जाए। तो जंगला चाहे जना हॉस्पिटल के बाहर हो, चाहे वो सर्विसेज के बाहर हो, टूटा हुआ ही वो टूटा हुआ नजर आता है। बट मुझे ये बता दें कि यहाँ पर हमने पहले भी पेडिस्ट्रियन ब्रिज बना कर देखे, कभी उनका इस्तेमाल करते हुए किसी होता है, मैंने देखा है, होता है लेकिन बहुत मैंने देखा कॉलेज के टाइम लोग करते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी के टाइम होता है, कॉलेज यूनिवर्सिटी इस्तेमाल तो होता है ना। लेकिन एक चीज, एक खबर और है जो कि मैं, अगर आपके पास 1 मिनट हो तो डिस्कस कर लें, कर लीजिए। है आपके पास? ये रिंग रोड पर पैदल क्रॉसिंग रोकने के लगाने पर गौर, ये मैंने खुद इस चीज ये बड़ा खौफनाक काम है। आप इतना खतरनाक है आपको ड्राइव करना रिंग रोड के ऊपर कि आप अगर शाम के वक्त में, सही कह रहे हैं, जो जिसको हम आमिर भाई जानवर आ जाते हैं, जानवर क्या चले यहाँ इंसान भी बाहर जाते हैं, वही, और इंसान वो उसको फलांग रहे होते हैं। तो ये बड़ा जरूरी काम था, लेकिन मेरा अपना ख्याल है जंगला फिर टूट जाएगा, दीवारें जरा जरा और ऊंची कर दें, यही हो सकता है। दीवारें ऊंची करके ना एक और काम करें, दीवार के ऊपर ना, वो पुराने दौर में नहीं घरों के दीवारों पे शीशे लगा दिए करते थे, वो लगा दें, वो लगा दें। बावजूद इसके भी आप लोगों को फैलांगते हुए देख नहीं, मैं नहीं, लोग कैसे ये तो आपको इतना खतरनाक है। जब अंदर चला जाता पिछले दिनों मुझे रिंग रोड बार बार इस्तेमाल करने का इत्तेफाक हुआ, तो मैं खौफजदा होकर चलाता रहा, क्योंकि खवातीन, बच्चे, मर्द, सब कुछ। ये बड़ी अच्छी खबर है, अगर इस पर ये वायर लगाने की बजाय इसका कोई प्रॉपर इंतजाम कर दिया जाए और पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस भी बनाए जाए ज्यादा जाए, ताकि ना आप किसी भी ये जो है बड़े ये वक्त कम है। थैंक यू सो मच नाज़रीन, ब्रेक और हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। कुव्वत समात अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। हम सुन के ही हर काम अपनी ज़िंदगी में परफॉर्म कर रहे होते हैं। हम जो बोलते हैं वो हम सुनने के बाद ही कुछ ना कुछ करते हैं। बहुत सारी चीज़ें, बल्कि आपके ज़िंदगी के तमाम मामलात इसके साथ जुड़े हैं। अब जी वो लोग जो कि ये जानना चाहते हैं कि उनकी कुव्वत समात के साथ कोई इशू चल रहा है, इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, बच्चों में बड़ों में इसके अलामात क्या हैं, पैदाइश के वक्त कितना ज़रूरी है कि बच्चों की कुव्वत समात को चेक किया जाए, इसका तरीक़ेकार क्या होता है। फिर इसके साथ साथ एक स्पेसिफिक एज में जाकर हम अक्सर देखते हैं लोग ऊंचा सुनना शुरू कर देते हैं। सो उसकी वजूहात क्या होती हैं, क्या समात से रिलेटेड इशूज़ जो जिनके साथ चलते हैं ये जेनेटिक होते हैं, अगर जेनेटिक है तो इसका इलाज हमें पहले से कैसे कर लेना चाहिए। कुछ होम रेमेडीज़ अक्सर हम देखते हैं, कान में दर्द हो गया, बच्चे के कान में तेल डाल दिया। घर में माओ ने कुछ ऐसी डिवाइसेस आजकल सोशल मीडिया पर नज़र आ रही होती हैं, आपने मंगवा ली, बच्चों के कान आप उससे साफ़ करते रहते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि आप उसका इस्तेमाल सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कान का पर्दा भी डैमेज होने का खतरा होता है। इसके साथ साथ हम अक्सर देखते हैं लोगों को यहाँ मुसलसल कान के पीछे गिल्टियाँ रहती हैं, उससे आपके पूरे कान में भी दर्द होती है। सो ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। कंसल्टेंट ऑडियोलॉजिस्ट डॉक्टर बीनीश खान ने हमें ज्वाइन किया है, वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। कुव्वत समात से रिलेटेड सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी मसाइल अक्सर कौन से प्रेजेंट होते हैं और किस तरह से? कुव्वत समात के मसाइल इस तरह से होते हैं कि जब आप आवाज़ दो किसी भी लाइक बंदे को, तो वो सुनने में इनको मसला होता है, वो सही से नहीं रिस्पॉन्स कर पाता बंदा। तो बीच में दो बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं, उनको समझने में मुश्किल होती है। तो ये लाइक सिम्टम्स हैं इसके कि आप इसको सही से वो बॉदर भी नहीं करते हैं कुछ लोग इस चीज़ को, तो वो आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ इंक्रीज़ होता जाता है वो लॉस। अच्छा, अगर आप इसका टाइमली नहीं इलाज कराते तो ये वर्स्ट हो जाता है, आपकी क्या हियरिंग बिल्कुल खत्म हो सकती है? बिल्कुल वर्स हो सकता है,
हेयरिंग बिल्कुल जो हमारी कान की रगें होती हैं ना, ऑडिटरी नर्व उसको हम बोलते हैं, वो बिल्कुल डैमेज हो जाती है टाइम के साथ साथ। तो इसके साथ ये होता है कि जब हेयरिंग लॉस अनट्रीटेड होता है, जब इसका इलाज नहीं करते हैं, तो इसके साथ ब्रेन की भी काफ़ी बीमारियाँ हो जाती हैं, जिसमें हमारे पास ये ब्रेन एट्रोफी होते हैं, ब्रेन सेल्स श्रिंक होना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर साथ से ये अल्जीमर डिजीज़ आ जाता है। उसके अलावा हमारे पास जो ब्रेन के जो सेल्स होते हैं ना, वो आहिस्ता आहिस्ता जब श्रिंक होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो बंदा जो है वो एंजाइटी और डिप्रेशन का भी शिकार हो जाता है। इसमें कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जो होती हैं बहुत ज़्यादा पुअर हो जाती हैं, वो आयु जो यादाश्त होती है आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ बहुत ज़्यादा वो चीज़ें भूलने लग पड़ता है, उसको चीज़ें याद नहीं होती हैं, वो स्ट्रेस में आ जाता है, लोगों से वो आइसोलेट हो जाता है, नहीं सही से वो रिस्पॉन्स कर पाता, लाइक बात सही से नहीं कर, अपने आप बात को कन्वे नहीं कर पाता। अगर हम इसको टाइमली तशखीस करके इसका इलाज करें तो ये काबिल इलाज है? जी बिल्कुल काबिल इलाज है। इसमें ये होता है कि अगर कान के 3 पोर्शंस होते हैं हमारे, इनर होता है, आउटर होता है और एक्सटर्नल ईयर होता है। अगर एक्सटर्नल ईयर में कोई मसला होता है, वो फंगल और वो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से होता है। वो इस वजह से होता है कि जो लोग होते हैं वो कान में अपने पिन्स वगैरह भी मारते हैं, चाबियाँ भी मारते हैं, उस वजह से वो जो है वो मज़ीद जो है कान के अंदर जो वैक्स होती है ना, वो उसको पुश कर देता है। कुछ लोग कॉटन बड्स का भी इस्तेमाल करते हैं, रूटीन में कुछ लोग करते हैं नहाने के बाद। बिल्कुल कॉटन बड्स जो है वो इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए बिल्कुल। अच्छा। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जो कॉटन बड्स की वजह से जिनको हेयरिंग लॉस हुआ होता है। अच्छा। क्योंकि उन्होंने वो इतने ज़्यादा कान में मार के उसको यूज़ किया होता है, डीप चला जाता है, तो वो वैक्स को मजीद पुश करके कान के पर्दे के साथ वो लग जाता है। अच्छा, फिर अब कानों में जो वैक्स बन जाती है, अब आप कह रहे हैं कि इसको तो बिल्कुल भी कॉटन बर्ड से नहीं, आपने इसको इस्तेमाल ही नहीं करना, तो इसकी प्रॉपर सफाई का तरीक़ेकार क्या है? हम घर में बिल्कुल नहीं कर सकते हैं? घर में आप इस तरह से नहीं कर सकती, क्योंकि हमारी जो वैक्स होती है, माइल्ड वैक्स थोड़ी बहुत कान में नेचुरली प्रोड्यूस होती रहती है। इट्स ओके, वो हमारे कान के लिए नेचुरल हेयरिंग के लिए बहुत अच्छा है, उसको हमें नहीं छेड़ना चाहिए। अगर वो वैक्स टाइम के साथ साथ थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए, वो खुद ही नेचुरली पता चल जाता है इंसान को, तो वो फ़ौरन जो है डॉक्टर के पास जाए, ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाए, ENT स्पेशलिस्ट के पास जाए। ऐसे नहीं कि घर पे ही आप उसके साथ अपने घरेलू टोटके स्टार्ट कर दो, ऑयल के साथ स्टार्ट कर दो, क्योंकि जो ऑयल होता है ना, वो मज़ीद जो कान के अंदर जब वो इसको करते हैं, क्योंकि पता नहीं चलता, कान का पर्दा फटा भी हो सकता है, वो ऑयल आपको ब्रेन तक भी जा सकता है। अच्छा। दिमाग तक भी वो ट्रांसफर। कान का पर्दे में अगर आपकी कोई तकलीफ है या आपके कान का पर्दा फटा हुआ है, इसकी अलामत क्या होती है? क्या वो पेन के साथ प्रेजेंट होती है? नहीं, वो कान से रेशा आता है। अच्छा। कान से मुसलसल रेशा आता है, कान में बहुत ज़्यादा पेन होती है उसके साथ। तो जब रेशा आता है, पेन होती है, ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है, तो ये हेयरिंग लॉस भी उसके साथ होता है, कुव्वत समात की कमी भी हो जाती है। तो ये काबिल इलाज है? इसका इलाज किस तरह? जी बिल्कुल है। अगर स्टार्ट में अगर आप आ जाए डॉक्टर के पास, तो वो उसी टाइम जो है कुछ मेडिकेशंस होती हैं ताकि वो रेशा जो है आना बंद हो जाए। अगर उसे रेशा आना बंद नहीं होता तो उसके बाद ऑपरेशन की तरफ जाते हैं, कान के पर्दे को रिपेयर किया जाता है। ठीक है। कुछ लोगों को अक्सर होता है कान में नहाते हुए, बच्चों के साथ होता है कान में पानी चला गया, उस सूरत में क्या करना चाहिए? कान में जब पानी चले जाते हैं तो उस वजह से पेन होती है बच्चों को। कुछ बच्चों में पेन ऐसी भी होती है कि वो नॉर्मल फ्लूइड जो होता है वो बिल्डअप हो जाता है, लाइक नज़ला जुकाम होता है, गला ख़राब होता है। पेरेंट्स ऐसे होते हैं वो बच्चों को इग्नोर इस सेंस में नहीं लेकर आते, वो उसको फ़ौरन इलाज नहीं करवाते। जब बहुत ज़्यादा फ्लूइड आ जाता है कान के और हमारे गले में और कान के पर्दे के पीछे पानी हो जाता है, तो उसमें बच्चों में हेयरिंग लॉस आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर पेरेंट्स को लगे कि बच्चे के कान में दर्द हो रही है तो फ़ौरन उसका इलाज स्टार्ट कर दे, उसको इग्नोर ना करें। कुछ बच्चे जो होते हैं वो पैदाइशी वो हेयरिंग लॉस के साथ पैदा होते हैं, जेनेटिक होते हैं। पेरेंट्स जो आपस में कज़न्स मैरिज बहुत ज़्यादा हो गया आजकल, तो कज़न्स मैरिज जो होता है ना, उसमें ये बच्चों में लॉस हो जाता है, कॉन्जेनिटल लॉस उसको हम बोलते हैं। और ये जेनेटिक भी अगर माँ बाप में से किसी को, तो आगे बच्चों में भी ये फैमिली हिस्ट्री होती है। अगर फैमिली में किसी को इस तरह का मसला होता है तो बच्चों में भी ये मसला होता है फिर। सही। तो इसका ये है कि आप अगर आपकी फैमिली में मसला है, अगर आप आपस में कज़न मैरिज हो, तो उसके लिए तो आपको बच्चे की स्क्रीनिंग लाजमी करवानी चाहिए। स्क्रीनिंग में डिफरेंट टेस्ट होते हैं, उसमें OEs ABR बच्चों का टेस्ट होता है, उसमें चेक करते हैं कि बच्चे की हेयरिंग नॉर्मल है कि नहीं है। सही। अच्छा, कुछ लोगों को बड़ा ऊंचा बोलने की आदत होती है और नॉर्मली कहा यह जाता है अगर ऊंचा बोलने वाले वो ऊंचा सुनते भी हैं, तो क्या ये बिल्कुल ठीक है? जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जो ऊंचा बोलते हैं उनको लगता है कि वो अपना मैसेज सही कन्वे नहीं कर पा रहे, उनको लगता है दूसरा बंदा भी इस इशू का शिकार है, इस वजह से वो ऊंचा बोलते हैं कि उनको भी सही सुनाई नहीं दे रहा, हालांकि वो खुद को सही नहीं सुनाई दे रहा होता है उनको।
तो इसमें भी आपको अगर ऊंचा बोल रहे हैं इसका मतलब आपके कान में ही मसला है। अच्छा, अगर एक हम अक्सर, अब तो लोगों का वैसे ट्रेंडी हो गया है, हेडफोन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, हैंड्स फ्री का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, तो इससे क्या आपकी क़ुव्वत समात मुतासर होती है? जी बिल्कुल होती है। हेडफोन्स का इस्तेमाल आजकल जो यंग जनरेशन है वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग गई है। जब हम हेडफोन्स का इस्तेमाल करते हैं उसके लिए एक लिमिट होती है हमारी, वो 85 डेसिबल्स तक वो हम उसको एक्सीड नहीं कर सकते। मोबाइल में भी आपके पास वार्निंग साइन आ जाता है कि आपने इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना 85 से, क्योंकि अगर आप 100 डेसिबल्स तक ले जाते हैं वो इतनी हाई इंटेंसिटी होती है, वो डायरेक्ट आपके कान के जो नर्व्स होते हैं उसको डैमेज कर देती है। तो इस वजह से जो हेडफोन्स के इस्तेमाल की वजह से जो इश्यूज होते हैं उसमें कान में शोर आता है मुसलसल, उसको हम टिनाइटस बोलते हैं। वो जो शोर आता है उसकी वजह से ये यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे पास आए दिन जो है शोर के मसाइल के साथ आ रहे हैं पेशेंट, कि उनके कान में बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है। ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि वो इन्वायरमेंटल साउंड जो है हमारे आजकल पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो जो नॉइज़ पोल्यूशन है उसकी वजह से वो जो हाई इंटेंसिटी साउंड्स होती हैं कान के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है, जिसकी वजह से परमानेंट डैमेज हो जाता है कान। तो इसके लिए ये करना चाहिए कि आप अपने कान को एयर प्लग्स का इस्तेमाल करें जिनको लगे कि उनके कान मुतासिर हो रहे हैं। हेडफोन्स का अगर यूज़ करना है तो आपने 85 डेसिबल्स से नीचे रखना है, उससे अबव नहीं जाना। और आपने लाउड साउंड्स जो होती हैं, म्यूज़िक हाई वॉल्यूम में नहीं सुनना। ये सारे इस चीज़ को अगर देखते हुए अगर आप इसको पे अमल करते हैं तो आप अपने कानों की हिफाजत कर सकते हैं। सही। सो मुझे ये बता दीजिएगा, अब बहुत सारे लोग जो हैं वो नॉर्मली हम अक्सर देखते हैं घरों में बच्चों के कान साफ कर रहे हैं, ऑयल उसके अंदर डाल दिया, फिर उसके साथ साथ मुख्तलिफ डिवाइसेस आई हुई हैं, वो कितनी सेफ हैं? नहीं, डिवाइसेस का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि डिवाइसेस जो होती हैं वो आजकल जो मेटल की डिवाइसेस हैं, मेटल तो वैसे ही स्किन के लिए सही नहीं है। अगर आप स्किन में इंसर्ट करेंगे तो स्किन की एलर्जीज हो जाती हैं इसकी वजह से। ओटाइटिस एक्सटर्ना हम उसको बोलते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कान में इन्फेक्शन हो जाता है, एक्सटर्नल इन्फेक्शन भी हो जाता है, इंटरनल इन्फेक्शन भी हो जाता है। और कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं वो उनको सही से नहीं पता होता, वो कान में जब इंसर्ट करते हैं उस मेटल डिवाइस को तो वो एक्सीडेंटली बच्चा हेड मूव भी कर सकता है, वो कान के पर्दे को भी लग सकता है, जिसकी वजह से कान का पर्दा डैमेज भी हो सकता है। तो इसका इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स को लगे कि कान के बच्चे के कान में वैक्स आ रही है तो वो नॉर्मल है, इट्स नॉट अ बिग डील। अगर आपको लगे कि वो बच्चा सही से सुन नहीं रहा तो आप फिर डॉक्टर के पास आए। एक कानों की खुश्की की टर्म भी यूज होती है, वो क्या होता है? ड्राइनेस जो होती है वो हमारे कान में नेचुरली हो जाती है। कुछ लोगों को स्किन इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से ड्राइनेस हो जाती है, तो इसका हेयरिंग लॉस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। सही सही। मुसलसल कुछ ना हम देखते हैं लोगों को नज़ला ज़ुकाम की शिकायत रहती है, और जब आपको फ्लू वगैरह होता है ना तो कानों में आपके रेशा और डबल डबल आवाज़ आना, मुसलसल आपके कानों में भी ऐसे प्रॉपर वो आपको रेशा फील हो रहा होता है। इस सूरत में क्या करना चाहिए? जब रेशा फील होता है तो वो आपको वो डॉक्टर्स होते हैं एंटीबायोटिक्स का बता देते हैं। एंटीबायोटिक्स का इस मेडिकेशंस होती हैं उसके जो है वो इस्तेमाल से बच्चा ठीक हो जाता है। बस यही है कि आपको लगे कि बच्चे के कान में दर्द हो रही है, फ्लूइड आ रहा है, नज़ला ज़ुकाम है, घरेलू टोटके नहीं आपने आजमाने, आपने ऑडियोलॉजिस्ट के पास आना है, प्रॉपर प्रोफेशनल डॉक्टर के पास जाना है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, एयर प्रेसिंग वगैरह कराएं तो अक्सर बच्चों को यहाँ गिल्टियाँ बन जाती हैं, तो वो उसकी वजह क्या होती है और उसके लिए आपने क्या इलाज करना? एयर पिर्सिंग से ये होता है कि वो जब प्रेशर आता है कान में, जब वो करते हैं फोर्सफुली जब होता है तो इस वजह से गिल्टियाँ से, क्योंकि कुछ लोगों को गले का मसला भी हो जाता है। गले का ये जो नाक का कान और गले का कनेक्शन आपस में ये इंटरलिंक्ड है। अगर आप किसी चीज़ को वो इस पे डिपेंड करते प्रोफेशनल कितना वो अपने आप को इस चीज़ को करता है, उसके लिए भी आपको प्रोफेशनल के पास ही जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि घर में आप पिर्सिंग स्टार्ट कर दो या इस वजह से। तो ये अगर आप गिल्टियाँ बन भी जाती हैं तो इसके लिए कुछ ट्यूब्स वगैरह होती हैं, इन्फेक्शन को क्लियर करने के लिए मेडिकेशंस होती हैं। तो ये अच्छा, आजकल हम प्रैक्टिस देख रहे हैं, फैशन का हिस्सा भी है, लोगों ने यहाँ तक पूरी एयर प्रेसिंग कराई होती है, इवन ये कान के ये वाले हिस्से पे भी। सो ये नॉर्मल प्रैक्टिस है, इससे कुछ मसाइल तो नहीं होते? नहीं, ये नॉर्मल है, इससे कोई मसला नहीं होता। अगर आपने हाइजीन का ख्याल नहीं रखा, प्रॉपर हाइजीन बहुत ज़रूरी है। कान को साफ रखना होता है आपने, कान में कोई वैक्स तो चलो नेचुरल माइल्ड होती है, कि ज़्यादा हो जाती है, कुछ लोगों में हार्ड वैक्स भी हो जाती है। तो हार्ड वैक्स होती है तो उसके लिए ओवर द काउंटर ड्रॉप्स होते हैं, वो आप आप ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाके रिकमेंडेशन ले लें, या इस तरह से वो ड्रॉप्स मेंशन करते हैं, आपने ड्रॉप्स डालने हैं।
तो वो ड्रॉप्स उस वैक्स को सॉफ्ट कर देता है, वो नेचुरली कान से निकल आते हैं। अगर वो नेचुरली सम टाइम हार्ड बहुत ज़्यादा होते हैं वैक्स, तो वो नेचुरली नहीं निकलता, तो आपने उसके लिए एयर सक्शन करवानी होती है। मशीन के थ्रू हम एयर सक्शन करते हैं, ठीक है, तो वो सारी वैक्स निकल आती है। ठीक है। हेयर अक्सर हम देखते हैं एक स्पेसिफिक एज में जाके क़ुव्वत समात जो है लोगों की मुतासिर होना शुरू हो जाती है। 70s में तकरीबन लोगों को ना कम सुनना शुरू हो जाते हैं, तो इस एज में क्या आप इलाज करा सकते हैं कि ये नेचुरल होता है? जी, इसका इलाज पॉसिबल है। इसमें ये होता है कि इसमें सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होता है, नर्व डैमेज की वजह से एज फैक्टर होता है, तो इसमें हम डिवाइसेस रिकमेंड करते हैं। हेयरिंग डिवाइसेस होती हैं, डिजिटल डिवाइसेस होती हैं। आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा ऐसी डिवाइसेस आ गई हैं, चाइना की डिवाइसेस आ गई हैं, उसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बहुत सारे क्वैक्स हैं मार्केट में, प्रोफेशनल डॉक्टर्स या ऑडियोलॉजिस्ट नहीं हैं, तो आपने किसी क्वैक के पास नहीं जाना। अगर आपने अपने कान का प्रॉपर इलाज करवाना है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो कि क्वैक से होके हुए आते हैं, इतने जो है थर्ड क्लास डिवाइसेस को इस्तेमाल करके, जिससे उनके कान को मज़ीद डैमेज कर देता है। तो आपने कोई चाइना की डिवाइस इस्तेमाल नहीं करनी है, वो डिजिटल नहीं होते हैं, वो कान को मज़ीद ख़राब करते हैं। किसी टेक्नीशियन के पास नहीं जाना, किसी डिप्लोमा होल्डर के पास नहीं जाना, आपने प्रॉपर डॉक्टर के पास आना है। तो ये चीज़ जो है ये काफ़ी इस चीज़ को इसकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बड़े सेंसिटिव मामलात हैं। आप स्पेशलिस्ट के पास जाएं और अगर आपको कुछ लग रहा है कि आपको ऊंचा सुनने की जरूरत होती है, या आप ऊंचा बोल रहे हैं, या आपको कोई कान में दर्द हो रही है, तो आप इधर उधर के डॉक्टरों के पास ना जाएं, किसी स्पेशलिस्ट के पास जाएं, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव मसला होता है। सो मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? मैं मैसेज यही देना चाहूँगी कि माएँ जो हैं वो बच्चों का बिल्कुल ख्याल रखें, क्योंकि बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा छोटे, वो अगर उनका कान में कोई चीज़ भी डाल लेते हैं बच्चे। जी, कान में बहुत सारी चीज़ें डाल लेते हैं, तो आपने उसी टाइम खुद से कुछ भी नहीं करना, आपने डॉक्टर के पास आना है, ऑडियोलॉजिस्ट के पास आना है, ENT स्पेशलिस्ट के पास आना है। ऑडियोलॉजिस्ट जो होते हैं काफ़ी लोगों को इसका नहीं भी पता होता, तो जो ऑडियोलॉजिस्ट होते हैं वो हेयरिंग लॉस को ट्रीट करते हैं, वो कान को, जो बच्चों में बहुत ज़्यादा ये इश्यूज हो रहे हैं, तो इसको लेके वो किसी प्रॉपर डॉक्टर के पास नहीं जाते, जनरल फिजिशियन के पास चले जाते हैं, वो न्यूरोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं। इसके लिए प्रॉपर डॉक्टर्स होते हैं, उसके पास जाना चाहिए। और बच्चों में जो है ये मसले बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो अगर आपको लगे कि आपका बच्चा सही से नहीं सुन पा रहा, तो उसको ये आपने नहीं लेकर जाना, बाद में इसका इलाज कर देंगे, क्योंकि बाद में इलाज पॉसिबल नहीं होता। फर्स्ट 5 ईयर्स जो होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट के। अगर आपने फर्स्ट 5 ईयर में बच्चों का इलाज नहीं किया, तो वो आफ्टर 5 ईयर्स का इलाज पॉसिबल नहीं है, फिर लाइफ टाइम के लिए डेफ एंड डम हो जाएंगे बच्चे। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेयरिंग लॉस, क़ुव्वत समात में जब कमी होती है तो उसको प्रॉपर स्क्रीनिंग के साथ टेस्ट करवा के उसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। यानी टाइमली आप अगर तशखीस करके इलाज की तरफ जाएंगे तो काबिल इलाज ही हो सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, खेलों का हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल होता है और ये ना सिर्फ आपको डिसिप्लिन सिखाती हैं, वो जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की हम बात करते हैं, ना सिर्फ वो बल्कि सबसे बड़ा इशू जो आजकल हम सबको ही देखना पड़ा है, हम सबको सामना करना पड़ता है, चाहे वो आप छोटी एज में, बड़ी एज में, आप हेल्दी रहते हैं, आप तंदुरुस्त रहते हैं। और ये तमाम बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों को किसी ना किसी खेल की तरफ इंगेज ज़रूर करें। अच्छा जी, हम आज फुटबॉल के हवाले से खुसूसी तौर पे बात करने वाले हैं। माह मुबारक में किस तरह से एक्टिविटीज़ चलती हैं, वो लोग जो कि फ़ुटबॉल खेलते हैं मुसलसल, ख़ास तौर पे बच्चे, बड़े, ख़वातीन। सो माह मुबारक में किस तरह से उनकी एक्टिविटीज़ चलती हैं, कौन से टाइम में फ़ुटबॉल खेलते हैं, ख़वातीन के फ़ुटबॉल के फ़रोग़ के लिए क्या क्या काम किए जा रहे हैं, और फुटबॉल खेल कैसा है, इस पे भी बात करेंगे। सदर्न मॉडल टाउन फुटबॉल एकेडमी मियां रिजवान साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जी। कितना ज़रूरी है किसी ना किसी खेल में अपने बच्चे को, ख़वातीन को खुद इंगेज रखना, कितना आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है? देखिए जी, जिस तरह एजुकेशन ज़रूरी है ना बॉडी के लिए या अपने माइंड के लिए, उतना ज़रूरी बॉडी के लिए स्पोर्ट्स है। आप हेल्दी रहते हैं, फिट रहते हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है। बच्चों के लिए इसकी अहमियत क्या है? बच्चों के लिए तो बहुत ज़रूरी है आजकल, जो आपको पता कंप्यूटर टैब चीज़ें निकल आई हैं, उससे बचने के लिए स्पोर्ट्स लाजमी है। अब माह रमज़ान माशाल्लाह चल रहा है,
और इसमें भी हमारी जो प्लानिंग है रमज़ान में ऑफ नहीं करते। वो डे में स्कूल एजुकेशन है, उसके बाद आपको पता उसका फैमिली ने अफ्तारी की तैयारी करनी होती है, बड़ा मुश्किल होता है अफ्तारी से पहले मैनेज करना। तो हम मैनेज करते हैं अफ्तारी के बाद। ठीक है। अफ्तारी के बाद हमारे पास 1 घंटा होता है, तकरीबन 6:30 से 7:30। उसके बाद इशा एंड तरावी होती है। उस 1 घंटे में बच्चे आते हैं, बच्चियाँ आती हैं, डिफरेंट एज ग्रुप है। उसके बाद फैमिलीज आती हैं, फैमिली वॉक करती हैं वहाँ। अच्छा जी, मीन्स के पूरा एक सिस्टम है जिसमें फैमिलीज, बच्चे, बच्चियाँ इन्वॉल्व है हमारे पास। सही। सो मुझे ये बता दें कि क्या आसान गेम है, बच्चे सीख सकते हैं और अच्छे फुटबॉल के प्लेयर साबित हो सकते हैं? आपके पास तो ये मिसालें भी मौजूद होंगी। नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। हम बात करते हैं वोमेन की, हमारे पास इस वक्त 3 टाइटल है पाकिस्तान के, अंडर 15, अंडर 16, अंडर 18 गर्ल्स के। कई हमारी जो लड़कियां हैं वो बाहर खेल के आई हैं पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से, नेशनल टीम की तरफ से। तो मैं समझता हूँ स्पोर्ट्स एंड फुटबॉल इज़ वेरी नेसेसरी टू द लाइफ के लिए स्पोर्ट्स लाजमी है। ये ज़्यादा गेम हैवी नहीं है, ज़्यादा लंबी गेम नहीं है। तकरीबन ये अगर मैच देखा जाए 90 मिनट का मैच होता है, ठीक है जी। उसमें अगर क्रिकेट देखा जाए, क्रिकेट में तो आप फुल डे आप बैटिंग भी रहे, उसके बाद बॉलिंग भी करे, फील्डिंग भी करे। फुटबॉल वेरी शॉर्ट टाइम गेम। इसलिए हम चाहते हैं कि बच्चे और बच्चियाँ इसमें इन्वॉल्व हो, खेलें, ताकि टाइम सेव हो। क्योंकि आपको पता है आजकल एजुकेशन का बड़ा कंपटीशन है। लोग कहते हैं एजुकेशन, मैं कहता हूँ नहीं, एजुकेशन के साथ स्पोर्ट्स लाजमी है। बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, क्या जिस तरह हमें लड़के बड़े एक्टिवली खेलते नजर आते हैं, लड़कियां भी उस तरह ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं? नहीं, मुश्किल होता है, क्योंकि आजकल पता आपको पता कि पाकिस्तान में फुटबॉल डेवलप हो रहा है, फुटबॉल वुमेन का, लेकिन बहुत स्लो हो रहा है। जबकि इसमें हमें चाहिए कि गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को भी होना चाहिए। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में उनको फुटबॉल लाजमी करार देना चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि शॉर्टकट गेम है, लंबी गेम नहीं ना। तो मैं समझता हूँ इस तरह होगा तो हमारी वुमेन जो टीम है ना वो अच्छी बनेगी और जाके वर्ल्ड कप क्वालिफायर वर्ल्ड भी कर सकती है। सही। आपके पास जो बच्चियां आती हैं किस तरह से ट्रेन करते हैं, कितना टाइम लेती हैं वो? अच्छा, हमारे पास ना 1 आवर का सेशन होता है बच्चियों का, उसमें हमारा मुख्तलिफ एज ग्रुप है। हमारे पास शुरू होती है 3 अच्छा, एज रिकमेंडेशन क्या होती है, किस एज से आपको? 3 साल से ऑनवर्ड। अच्छा जी, हमारे पास 3 साल से ऑनवर्ड बच्चे खेलती हैं। जबरदस्त। उसमें डिफरेंट एज ग्रुप्स हैं। 3 से 3 to 5 है, 6 to 7, 9 है, 9 to 12 है, 12 to ऑनवर्ड है। इस समय एज ग्रुप बनाए हुए हैं ना जी। ठीक है, ठीक तो उसमें हमें मैनेज करना इजी होता है। सही। सो मुझे ये बता दें कि अक्सर पेरेंट्स कहते हैं कि बड़ा टाइम टेकिंग होता है, बच्चे की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, तो किस तरह पढ़ाई में से टाइम निकाल के रूटीन में कितना टाइम देना पड़ता है तो आप अच्छा खेल सीख सकते हैं? मैं समझता हूँ कि सिर्फ 1 घंटा गेम को दे दें बस। अच्छा, बाकी आप 12 घंटे एजुकेशन दे दें, बाकी आप रेस्ट टाइम दे ले लें। तो 1 घंटा बहुत है गेम के लिए, वीक में 4 to 5 डेज बहुत है। सही सही। चलें जी, क्या समझते हैं पाकिस्तान में फुटबॉल का खेल जिस तरह से हम देख रहे हैं बाकी गेम्स हैं उस तरह से क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे? क्या ग्राउंड्स कम है, क्या टैलेंट की कमी है, क्या हम टाइम नहीं उस तरह से दे पा रहे हैं? नहीं, कुछ देखें, हमारे पास टाइम भी है, हमारे पास ग्राउंड्स भी हैं, हमारे पास टैलेंट भी है। सिर्फ मेन होता है कि उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना, हमने सिस्टम चलाना है कैसे है। अब पिछले कई अर्से से कुछ प्रॉब्लम आई हुई थी फुटबॉल में, अब माशाल्लाह अच्छा हो गया, अब इलेक्शन भी हो गए हैं। अब सिर्फ जो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट के इलेक्शन रह गए हैं, उसके बाद जो हमारी फुटबॉल है वो ऑन ट्रैक पर आ जाएगी। उससे क्या होगा, इंटर डिस्ट्रिक्ट, डिवीज़न, पंजाब लेवल, एकेडमी लेवल के हमारे इवेंट ऑर्गेनाइज होंगे। सही। तो ये एकेडमी लेवल के इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज कराने में क्या आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंस चाहिए होते हैं? नहीं, इतना एक्सपेंस नहीं होती है, लेकिन इसमें यह है कि आपको पता है कि फुटबॉल जो क्रिकेट है उसमें स्पॉन्सरशिप बहुत ज़्यादा मिलती है। फुटबॉल ऐसा है कि अभी फुटबॉल हमारा डेवलप हो रहा है, ठीक है, मैन्युफैक्चर है वर्ल्ड के फुटबॉल के, लेकिन जो रियलिटी है, फील्ड है, उसमें अभी फुटबॉल कम है, कम खेला जा रहा है। लेकिन इसको अगर ऑनलाइन ट्रैक लिया जाए हम, ताकि इसमें स्पॉन्सर आने चाहिए। स्पॉन्सर के बगैर कोई भी आप फुटबॉल ले लें, कोई गेम ले लें, वो ऑर्गेनाइज नहीं होती। आपको जो आज के हालात है एक्सपेंस के, बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होते हैं इसमें। अच्छा, मुझे ये बता दें कि इसके लिए किस तरह से रजिस्ट्रेशन का तरीक़ेकार होता है? आपने एज तो बता दी, अगर कोई पेरेंट्स इंटरेस्टेड हैं तो उनको क्या करना है? नहीं, बिल्कुल, वो हमारे पास आए, बाकायदा हमारे पास पूरा फॉर्म है, उसमें बगैर टाइमिंग, डेज और ट्रेनिंग प्रोग्राम लिखा होता है कि 25 मिनट उनकी ट्रेनिंग होती है, ब्रेक है, देन तो 30 मिनट रिमेनिंग है, उसमें उनका मैच खेल कराते हैं। बच्चों के मैच होती हैं, क्योंकि उनको शौक है बच्चों को मैच खेलने का, कि हमें ट्रेनिंग ना मिले, हमसे मैच मिले। फिर हमने उस हिसाब से ना प्रोग्राम ऑर्गेनाइज की होती हैं कि वीक में 4 डेज या 3 डे ट्रेनिंग होगी,
वन डे पूरा फुल 1 आवर जब मैच होगा तो उसमें आए बिल्कुल, वहाँ से ऑफिस से फ़ोन मिल जाएंगे बाकायदा। हम ना इनमें हमारे पास अलहमदा 40% बच्चे फ्री हैं, बच्चियाँ फ्री हैं। अच्छा, जो पे नहीं कर सकते ना हमें, हम देखिए आपको पता है नॉर्मल हमारी फीसें होती हैं, लेकिन जो पे नहीं कर सकते हम उनकी हेल्प करते हैं, उनको यूनिफॉर्म देते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको इक्विपमेंट देते हैं ताकि हमारा जो टैलेंट है वो हाईलाइट हो। सही सही। अच्छा, मुझे बता दें क्या ज़्यादा रुझान पोश इलाकों के बच्चों का ही आता है या वैसे भी लोग जाते हैं? नहीं, हमारे पास जो फुटबॉल बच्चे खेलती हैं उसमें ओवरऑल सब आती हैं, ख्वाह वो हाई लेवल हो, लो लेवल हो, मिडिल लेवल, जो भी है हमारे पास ओपन है। हमारे पास कोई भी आग खेल सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई स्ट्रिक्ट नहीं है कि जी हमने यही बच्चे देने ही नहीं देने। हमारे पास तमाम कैटेगरी जो भी है वो खेलते हैं हमारे। ठीक है, जो बच्चे आगे बढ़े, जो मुख्तलिफ मुकाबलों का हिस्सा हुए, उन पे कितनी मेहनत करना पड़ी? मेहनत करनी पड़ती है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ती है। हमारे पास फॉरनर कोच भी हैं, लोकल कोच भी है, नेशनल कोच भी है, और उस पर बड़ा पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन हमारी हमेशा सपोर्ट की हुई है हमारे साथ। तो इसी बेसिस में हमारी जितनी भी पाकिस्तान में अकेडमी है, अब पाकिस्तान में हम तो फाउंडर अकेडमीज के पाकिस्तान में ना जी, और इसमें आई थिंक के हज़ारों के करीब अकेडमीज ओपन हो चुकी हैं। अब अकेडमीज को हमने ऑर्गेनाइज करना है, अकेडमी को हमने लेके ट्रैक पर हमें कंपटिशन ऑर्गेनाइज करने पूरे पाकिस्तान में, फिर हमारा टैलेंट हाईलाइट होगा। अच्छा, एकेडमीज का रोल क्या होता है? किस तरह से बच्चे को, ऑब्वियसली जिस तरह हम कहते हैं ना क्लासरूम में आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो हर सब्जेक्ट की टीचर, सो एकेडमी में भी यही रोल होता है कि बच्चे को आप प्रॉपर जीरो से स्टार्ट कराते हैं? नहीं बिल्कुल, बच्चे देखें ये अकेडमी इज ए बेस जहाँ बच्चों ने आगे ट्रेनिंग देनी है, बेसिक ट्रेनिंग देनी है। उसमें हमने ड्रिबलिंग है, पासिंग है, रनिंग है, एक्सरसाइज वगैरह, ये बेस होता है उसमें, ताकि पता चलता है कि बच्चों के जो है ना फुट वो कैसे चलती हैं, उनकी रनिंग में क्या प्रॉब्लम है, उनकी रनिंग ठीक होती है, उसके बाद उनकी शूटिंग है, उसके में हेडिंग है, ड्रिबलिंग है, ये सारी जो है ना बेसिक चीज़ें ये होती है अकेडमी में। अकेडमी से बच्चे निकलते हैं क्लब से भी जाते हैं, डिपार्टमेंट में खेलते हैं, पाकिस्तान फुटबॉल नेशनल टीम में खेलते जाते हैं। बच्चे का हेल्दी होना कितना ज़रूरी है? क्योंकि फिर अगर बच्चा दौड़ता है तो उसकी हेल्थ अच्छी होना, उसकी डाइट अच्छी होना, ये चीज़ें तो बहुत। देखिए हमारे बच्चे ने कुछ अगर फास्ट फूड भी खाते हैं बड़े, ठीक है जी, लेकिन फास्ट फूड खाने से अगर वीक में एक दफ़ा खा ले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें मैं समझता हूँ। लेकिन बच्चे अब इस दफ़ा इस जो है ना जनरेशन में हेल्थी वर्किंग कर रहे हैं। बच्चे जो कहते हैं कि हम हेल्दी ना हो, हैवी ना हो, हम वो बाकायदा आके अपनी पर्सनल ट्रेनिंग भी करती हैं, आए हैं ट्रैक पर रनिंग की है, एक्सरसाइज की है। बच्चों को अब शौक है स्पोर्ट्स खेलने का, अपनी हेल्थ का ख्याल करने का शौक उनको है। बिल्कुल, क्योंकि हमारा काम होता है कि बच्चों में पहले जब बच्चे आते हैं हम शौक डेवलप करते हैं, ताकि ये ना हो 1-2-3 दिन के बाद वो कहते सॉरी हम जा रहे हैं, ये हम नहीं करते। हम चाहते हैं कि आए, जो उनकी रिक्वायरमेंट है बच्चों की बच्चियों की, उसमें हम काम करते हैं ताकि उनका शौक डेवलप हो, यानी जिस तरफ उनका इंटरेस्ट है उस तरफ लेके चलते हैं। हुकूमत फुटबॉल की तरक्की के लिए क्या कुछ कर रही है? देखिए हुकूमत तो हमेशा मैंने रिक्वेस्ट की है कि डिपार्टमेंट बंद किए हुए हैं, अगर डिपार्टमेंट ओपन हो जाए बच्चों को जॉब मिल जाएगी। कई डिपार्टमेंट बंद कर दिए। अब जो बच्चे फुटबॉलर हैं, अब पीछे फेसबुक में आ रहा थी एक इंटरनेशनल प्लेयर पाकिस्तान का, वो जलेबियाँ लगा रहा है। मुझे बताएं, अब ये वक्त आ गया, इन बच्चों को जो डिपार्टमेंट में जॉब मिलनी चाहिए, जो डिपार्टमेंट मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट को चाहिए, जितने बैंक्स हैं, जितने डिपार्टमेंट्स हैं, सबको ऑर्डर करेंगे आप अपनी अपनी डिपार्टमेंट में तमाम गेम्स के ना आप क्लब बनाएं, ताकि उनको जॉब मिले बच्चों को। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज का जॉब है नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, मैसेज क्या होगा देखने वालों के लिए आपका? मैं तो जी ये मैसेज दूंगा कि जी बच्चों को ग्राउंड में लाएं, हेल्दी इन्वायरमेंट, हेल्दी माशरा हमारा हो, ताकि जो हमारे हॉस्पिटल जो लाखों के फीसें हॉस्पिटलों के लेते हैं उससे बचें। हाँ बिल्कुल, बच्चों को एक यही हल है। अस्पतालों को अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह हाफिज कहें तो आपको ग्राउंड्स को आबाद करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आपको इस तरफ लेकर आना होगा। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। और जिनकी बर्थडे है जी उनको हम विश करने जा रहे हैं। सो आज सालगिरह है जियाम हुसैन की, बिलाल अवान की, इनाबिया की, दुआ की और इमरान गुज्जर साहब जी। आप सबको सालगिरह की मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे।
हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। आपकी सालगिरह भी ऐसी ही हम स्पेशल बनाएंगे। इसके लिए जी स्क्रीन पर नंबर है, इस नंबर पर आप अपनी पिक्चर्स अपने नाम के साथ भिजवाएं और प्रोग्राम में शामिल हो जाएं। आपकी सालगिरह को भी हम इस तरह ही स्पेशल बनाएंगे। अभी आपको बताएंगे आज के भाव क्या हैं। रेट लिस्ट आपके साथ शेयर इसलिए करते हैं कि अगर आप मार्केट जा रहे हैं तो आपको अंदाजा हो कि कौन सी सब्जी आपको किस कीमत पर मिल जाएगी। मायदा की तरफ चलेंगे। जी मायदा, ओवर टू यू। के हवाले से अगर हम बात करें तो रोज़ हम देखते हैं कि मुख्तलिफ दुकानों पर जो है वो सब्जियां जो है मनमानी कीमतें वसूल की जाती हैं, जहां पर शहरियों का अच्छा खासा शिकवा नज़र आता है। लेकिन वहीं पर हमारी हुकूमत की ना अहली भी देखने में नज़र आ रही है कि अगर उन्होंने मॉडल बाज़ार लगाए हैं तो वहाँ भी जो है वो प्राइस को कंट्रोल नहीं किया जा रहा। अगर हम ओपन मार्केट की बात करें तो वहाँ पर भी बढ़ती कीमतों को कंट्रोल नहीं किया जा रहा, जबकि सफ़ेद पोश तबके को ये एक आस होती है कि बढ़ती कीमतों को कंट्रोल किया जाएगा ताकि कम अज़ कम एक महीना सब्जियाँ जो हैं वो सस्ती ले सकें। मेरे पास रेट लिस्ट इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले बात कर लेते हैं आलू की। तो आलू की सरकारी कीमत 35, जबकि ओपन मार्केट में 38 में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। प्याज 36, ओपन मार्केट में 40। टमाटर सरकारी कीमत 40, जबकि ओपन मार्केट में 45 में फ़रोख्त हो रहे हैं। अदरक 350, ओपन मार्केट में 365। लहसुन जो है वो 270, जबकि ओपन मार्केट में 280 में फ़रोख्त किया जा रहा है। मटर जो है 62, ओपन मार्केट में 65 में फ़रोख्त किया जा रहा है। शिमला मिर्च की अगर हम बात करें 66 सरकारी कीमत, ओपन मार्केट में 70 में, जबकि बैंगन जो है वो 57 सरकारी कीमत, ओपन मार्केट में 70 तक में फ़रोख्त किया जा रहा है। सब्ज़ मिर्च की अगर हम बात करें 110 सरकारी कीमत, जबकि ओपन मार्केट में 115 तक में फ़रोख्त किया जा रहा है। मुख्तलिफ सब्जियों की कीमतों में मुसलसल उतार चढ़ाव जारी है, कभी किसी में कमी और कभी किसी में इजाफा देखने में। थैंक यू मायदा, आप हमें सब्जियों की कीमतें बता रही थी। रूटीन में यही हो रहा है कि आप एक दिन खरीदारी करते हैं तो सब्जी की कीमत कुछ और होती है, अगले दिन जाते हैं तो 4-5 रुपए इजाफा हो जाता है। तो यही लोग मुतालबा कर रहे हैं कि इस्तेकाम लाया जाए, सब्जियों की कीमतें कम की जाएं ताकि उन्हें रिलीफ मिल सके, जो कि फिलहाल नजर नहीं आ रहा। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। सेगमेंट्स का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे, सेगमेंट शामिल करेंगे। जी आपको हमने रेट लिस्ट बतानी है, करेंसी के कौन कौन से रेट चल रहे हैं, तो आपको बताएंगे जी माल का हाल। डिफरेंट करेंसी रेट हमारे पास हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचे, लेकिन आप अपना हमें फीडबैक ज़रूर दीजिए, हमें सजेशन ज़रूर दीजिए। अगर आपके इलाके में कोई इशू है तो आप हमारे साथ वो भी शेयर कर सकते हैं, हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे और हुकाम तक आपकी आवाज़ पहुंचाएंगे। इसके साथ साथ अगर आपकी कल बर्थडे है तो नंबर स्क्रीन पर है, इस नंबर पर अपनी पिक्चर्स हमें भिजवा के आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। आपकी सालगिरह को भी हम स्पेशल बनाएंगे। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।